नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे ज्वार यानी सोरगम की खेती के बारे में, हमने सारे पॉइंट ज्वार से संबंधित चर्चा में ले लिए थे। अब बात आती है बाजरे की खेती। तो बाजरे की खेती प्रारंभ करने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताना था मुझे, जिसको हम बोलते हैं सोरगम सिकनेस। कि सोरगम सिकनेस क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से जब पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग हो सकता है अगर पढ़ोगे नहीं तो ना कर पाओ। तो इसलिए इस पॉइंट को मैं बताने के बाद सीधा अपने बाजरे की खेती पर प्रहार करते हैं। उससे पहले कि आप लोग एक बार धमाकेदार तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। ये 24वीं क्लास है एग्रोनॉमी की जो निरंतर चल रही है। एक बार धमाकेदार शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास ये क्लास पहुंचे, हर बच्चा इस क्लास को ज्वाइन करके अपने एग्रोनॉमी की जो उसकी मेहनत है उसको और अच्छा बना सके एग्ज़ाम के लिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम जो भी आपके लगे हुए हैं, चाहे वो एनएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एजीटीए का हो, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से सहायता मिलेगी। तो अब हम बात करते हैं सोरगम सिकनेस। सोरगम सिकनेस, इसको हिंदी में भी सोरगम सिकनेस ही लिखते हैं। इंग्लिश का सीधा प्रोनाउंसिएट इंग्लिश हिंदी में भी कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें ये घबराने की बात नहीं है कि सर इसको हिंदी में क्या कहेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। हाँ, ध्यान देना, अब ठंडक की शुरुआत हो चुकी है, तो शुरुआत के 10-5 मिनट जो राइटिंग होगी वो ऐसी आपको प्रतीत होगी जैसे रेत पे कोई चींटी रेंग रही हो। ठीक है, बाद में रिदम में आ जाएगी। तो सोरगम सिकनेस के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्या लिखते हैं, ज्वार की फसल कटाई के पश्चात फसल कटाई के पश्चात उसी खेत में उसी खेत में कुछ फसल अवशेष, क्रॉप रेजिड्यू, कुछ फसल अवशेष पड़े रह जाते हैं। जैसे ज्वार की आपने कटाई की, परंतु कुछ ऐसे होंगे जैसे ज्वार की पत्तियां हो गई, ज्वार के डंठल हो गए, वो खेत में ही पड़े रह जाते। उन फसल अवशेष का सीएन रेशियो वाइड होता है। उन्हीं फसल अवशेषों का उन्हीं फसल अवशेषों का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, सीएन रेशियो माना जाता है। सीएन रेशियो जितना नैरो होगा, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जितना गैप कम होगा, उतना ज्यादा एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कृषि के लिए अच्छा सीएन रेशियो क्या माना जाता है, नैरो या वाइड। तो नैरो सीएन रेशियो जो होता है वो अच्छा माना जाता है। तो उन्हीं फसल अवशेषों का सीएन रेशियो वाइड वाइड होता है, जिस कारण जिस कारण मृदा में ये देरी से सड़ते हैं। मृदा में ये देरी से सड़ते हैं। ठीक है, क्या होता है, मृदा में ये देरी से सड़ते हैं और मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन
मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे अगली फसल में जो ज्वार के बाद बोई गई होगी, जिससे अगली फसल में नाइट्रोजन की कमी शुरुआती अवस्था में ही दिखाई देने लगती है। शुरुआती अवस्था में ही दिखाई देने लगती है। हमने पूरे कॉन्सेप्ट को आपको लिखवाई दिया ताकि आप कभी भी इसको देख लो, याद रहे आपको। क्या होता है, जो ज्वार के डंठल होते हैं वो खेत में पड़े रह जाते हैं और उनका खुद का CN रेशियो वाइड होने की वजह से उनका डिकम्पोजिशन जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे से डिकम्पोजिशन होता है। जैसे जैसे जितना ज़्यादा टाइम डिकम्पोजिशन का लेते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा कम होने लगती है और ब्लॉक हो जाती है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। जैसे ही हम अगली फसल बोएंगे तो उस अगली फसल को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग फेज में। क्यों? क्योंकि उसका वृद्धि जो है वो नाइट्रोजन पर डिपेंड करता है, नाइट्रोजन वृद्धि के लिए सहायक होती है। तो जब इसमें नाइट्रोजन ही कम है तो उसकी वृद्धि नहीं होगी, स्टंटिंग ग्रोथ होने लगेगी। तो नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो हमें स्टार्टिंग फेज में ही दिखना शुरू हो जाएगी। तो ये है सोरगम सिकनेस। अब अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए, ज्वार के बाद दूसरी फसल बोते समय 20% नाइट्रोजन ज्यादा देते हैं, ज्वार के बाद उसी खेत में दूसरी फसल बोते समय 20% नाइट्रोजन अधिक देते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना कि 20% अधिक नाइट्रोजन इसमें देते हैं। कभी भी पूछ लिया जाए कि सोरगम सिकनेस से ग्रसित खेत में अगर कोई दूसरी फसल लगानी है या ज्वार के बाद कोई दूसरी फसल उस खेत में लगानी है तो वहां पर नाइट्रोजन कितना देते हैं? 20% ज्यादा नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है। अब ज्वार कहीं कहीं अच्छा भी काम करती है, जैसे अरहर में एक रोग लगता है उकठा, जो मृदा जनित रोग होता है, उससे बचने के लिए हम अरहर को ज्वार के साथ उगा देते हैं ताकि उकठा का प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि ज्वार के अंदर एलोपैथी इफेक्ट होता है, जो किसके कारण आता है? सोर्गी लियोन रसायन के कारण आता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर हम अगली खेती पर चर्चा करते हैं, बाजरा, जो कि आज के समय में पिछले 3 सालों से बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें बाजरे से क्वेश्चन आया ना हो या मिलेट से क्वेश्चन आया ना हो। अभी 18 अगस्त को यूपी PCS का पेपर था जो एग्रीकल्चर सेक्टर में होता है, वहां पर 3 प्रश्न देखे गए। बिहार में जो PCS का एग्रीकल्चर का पेपर आया 4 प्रश्न देखे गए। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राजस्थान में फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी क्वेश्चन देखने को मिला, सुपरवाइजर के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला। ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां बाजरे से रिलेटेड या मिलेट से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना। AGTA और TGT वाले बच्चे इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। लिखते हैं बाजरा। ठीक है। अमूमन बाजरे को लोग मिलेट के नाम से जानते हैं, परंतु हम लोग एग्रीकल्चर वाले हम बिल्कुल इसका शुद्ध रूप जानेंगे। क्या इसको बोलते हैं? पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट जैसे बहुत सी चीजें हैं जो मार्केट में किसी और नाम से जानी जाती हैं। जैसे एनिमल हस्बेंड्री की मैं बात कर लूं तो लोग बकरे के मांस को मटन कहते हैं,
कहते हैं कि नहीं कहते मार्केट में बकरे के मांस को मटन, जबकि मटन किसका होता है? भेड़ का मांस होता है। किसका होता है? भेड़ का। तो अब हम लोग बाजरे से संबंधित चर्चा करेंगे। बाजरे से संबंधित बिंदुओं पर पहले इसका हम सामान्य सा परिचय देख लेंगे, फिर हम अन्य चीजों पर इस पर फोकस करेंगे। जैसे सामान्य से परिचय में बात आती है वैज्ञानिक नाम की, बात आती है फैमिली की कि इसका कुल कौन सा है, बात आती है क्रोमोसोम नंबर की, बात आती है ओरिजिन प्लेस की कि इसका ओरिजिन प्लेस कहाँ है। फिर हम बात करते हैं कि इसमें प्रोटीन कितना % पाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसका पुष्पक्रम कौन सा होता है, इनफ्लोरेसेंस कौन सा होता है। फिर हम बात करते हैं दाने या फल का प्रकार, दाने या फल का प्रकार, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट, और पुष्पक्रम को बोलेंगे इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, ये फैमिली को हिंदी में बोलेंगे कुल, क्रोमोसोम को बोलेंगे गुणसूत्र, ओरिजिन प्लेस को बोलेंगे उत्पत्ति स्थान, प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई। चलिए अब इसके सामान्य से परिचय पे देखते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है बाजरे का? तो पेनिसेटम, पेनिसेटम टाइफॉइड। पेनिसेटम टाइफॉइड या टाइफोइडियम भी लिखा लिखा मिलता है कहीं कहीं। दूसरा पेनिसेटम ग्लूकम, पेनिसेटम ग्लूकम। एक और होता है पेनिसेटम अमेरिकम, अमेरिकन, पेनिसेटम ग्लूकम। तो मोस्टली कहीं कहीं पेनिसेटम ग्लूकम लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पेनिसेटम टाइफॉइड मिलेगा, कहीं कहीं पेनिसेटम टाइफोडियम भी लिखे मिलता है। तो बस आप याद रखना पेनिसेटम ग्लूकम और टाइफॉइड, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसके कुल पर जब हम चर्चा करेंगे तो इसका कुल क्या होता है? पोएसी। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेमिनी बोलते हैं। और इसी में एक और नाम आता है घासकुल। और विश्व की सबसे लंबी घास हमने आपको बताया था उस दिन कौन सी है? बांस, जो सबसे ज्यादा कहाँ पैदा किया जाता है? चीन में। कहाँ? चीन में। क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो 2n बराबर 14 होती है। कितने होते हैं? 14 होते हैं। अब 14 की कहानी को थोड़ा इस प्रकार हम जान लेते हैं कि 14 किन में होते हैं। तो 2n बराबर 14 किसमें हमें देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाजरा, 14 मिलेंगे। जौ में 14 मिलेंगे, मटर में 14 मिलेंगे, मसूर में 14 मिलेंगे, देसी चने में 14 मिलेंगे, देसी चने में 14 मिलते हैं, और राई में 14 मिलते हैं। ये 14 गुणसूत्र वाले की कहानी हम यहां पर बता दी आपको कि 14 गुणसूत्र वाले की कहानी क्या होगी। ठीक है, ये 14 वाले की कहानी आप ऐसे याद कर लेना। आगे हम बात करते हैं कि इसमें ओरिजिन प्लेस कहाँ है। तो अफ्रीका, कल हमने बताया था ना कि अफ्रीका वाली फसलें कौन कौन सी हैं, तो आप वहां पर उसको देख लेना। प्रोटीन की मात्रा इसमें 10 से लेकर के 11% तक होती है, और एग्जैक्ट प्रोटीन कभी कभी पूछ ली जाती है तो 10.5% प्रोटीन होती है। और इसका नाम क्या होता है? लासो। लासो एक खरपतवार नाशी का नाम भी है, एलाक्लोर का नाम होता है लासो। ठीक है, तो बाजरे में जो प्रोटीन पाई जाती है उसका नाम क्या होता है? लासो प्रोटीन। पुष्पक्रम इसका होता है सिलिंड्रिकल स्पाइक, सिलिंड्रिकल स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। और फल का प्रकार की अगर हम बात करेंगे तो कैरियोप्सिस, इसमें फल कैसा होता है? कैरियोप्सिस। जितने भी अनाज वाली फसलें होंगी सब में फल कैसा मिलेगा? कैरियोप्सिस प्रकार का फल मिलेगा। ठीक है, तो ये तो है बाजरे से संबंधित नॉर्मल सा जनरल इंट्रोडक्शन, जिसको हम बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। आप इसको फटाफट से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे की कहानी पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि बाजरे से संबंधित कुछ अन्य चीजें, जैसे इसके उत्पादन पर चर्चा अगर करें तो पूरे विश्व लेवल पर अगर हम उत्पादन की बात करें कि विश्व लेवल पर उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो अपने भारत में। विश्व लेवल पे अगर हम बात करें तो भारत पहले नंबर पे है, फर्स्ट रैंक पर भारत है बाजरे के प्रोडक्शन में। और अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बाजरा कहाँ उगाया जाता है, राजस्थान में। राजस्थान में पूरे देश का 41.7% बाजरा उगाया जाता है। दो ऐसी फसलें हैं जिनमें राजस्थान पूरे देश को 40% से ज्यादा प्रोडक्शन देता है, सरसों और बाजरा। अब हमने देखा कि एरिया इसका इंडिया में ज्यादा होगा, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। राजस्थान में इसका एरिया भी ज्यादा है, प्रोडक्शन भी ज्यादा है। तो ये क्षेत्रफल और उत्पादन की बात हमने कर ली। उसके आगे हम चर्चा करते हैं कि बाजरे से संबंधित कुछ और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। खनिज लवण इसमें कितने पाए जाते हैं, मिनरल इसमें पाया जाता है 2.4%। और फैट परसेंटेज की बात करते हैं वसा की, तो वसा परसेंटेज इसमें होता है 5%। ब्रैकेट में लिखते हैं सभी अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा खनिज लवण व वसा बाजरे में पाया जाता है। सभी अनाज वाली फसलों में सभी अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा खनिज लवण व वसा खनिज लवण व वसा बाजरे में पाई जाती। ये तो इसके न्यूट्रिशनल पर बात हो गई कि सर्वाधिक किसमें पाया जाएगा, बाजरे के अंदर पाया जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखते हैं बाजरा सभी अनाज वाली फसलों में बाजरा सभी अनाज वाली फसलों में सबसे ज्यादा सूखा सहनशील फसल है। सबसे ज्यादा सूखा सहने वाली फसल है। सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाली फसल है। जितनी भी फसलें हैं सीरियल में, उनमें सबसे ज्यादा जो ड्रॉट की बात करते हैं, वो सहनशील की बात करेंगे तो बाजरा। अगर सूखा प्रतिरोधी की बात करेंगे तो ज्वार आ जाएगा। सूखा प्रतिरोधी की बात करेंगे तो ज्वार आ जाएगा। यहीं पे लिख लेंगे सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी, सर्वाधिक सूखा प्रतिरोधी तो ज्वार आएगा। अब प्रतिरोधी और सहनशील में क्या अंतर होता है, जैसे तुम हो, कोई गलत काम कर दिए, तुम्हारे मम्मी पापा तुमको बहुत भयंकर भयंकर गालियां दे रहे हैं, तुम पे कोई उन गालियों का असर नहीं पड़ रहा है, तुम उन गालियों को सह ले जा रहे हो, तुम सहनशील हो। प्रतिरोधी, तुम 1 मिनट भी नहीं सुनोगे, उल्टा जवाब दे दोगे, उसका प्रतिरोध करोगे उस चीज का, तो ये होता है प्रतिरोधी। तो सूखे का प्रतिरोध कर लेता है ज्वार। आगे की कहानी में हम लोग देखते हैं बाजरा अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। बाजरा अम्लीय मृदा के प्रति अम्लीय मृदा के प्रति
संवेदनशील फसल है। संवेदनशील का मतलब बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, अगर इसको अम्लीय मिट्टी में उगा दोगे तो ये प्रोडक्शन ही नहीं देगा, उत्पादन ही नहीं देगा। तो बाजरा अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील फसल है। यहां तक हमने बाजरे से संबंधित चर्चा की। अब थोड़ा हम बाजरे के उपनाम वगैरह पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए आगे हम लोग बाजरे में क्या देखेंगे, कुछ इसके उपनाम देखेंगे या बाजरे से संबंधित कुछ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करते हैं बाजरा। सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ ऋतु की फसल है। किस ऋतु में इसको उगाते हैं? खरीफ ऋतु की फसल, पहला पॉइंट। और ये खरीफ ऋतु की फसल है तो मुख्यतः कैसी होगी? लघु दिवस प्रभावी। कैसी होगी? लघु दिवस प्रभावी पादप होगा। अब लघु दिवस प्रभावी की हम बहुत बार बता चुके हैं, धान में बता चुके हैं, मक्के में बता चुके हैं, सॉरी मक्के में नहीं, धान में, ज्वार में बता चुके हैं हमने लघु दिवस प्रभावी के बारे में। उसके बाद ये C4 पादप है। कैसा है? C4 पादप है और पर परागित फसल है। पर परागित फसल है। अब ये पर परागित फसल क्यों है? इसके पीछे कोई कारण होगा कि ये पर परागित फसल है तो क्यों है। अभी हम आपके बताते हैं इसके बारे में कि ये पर परागित है तो क्यों। पर परागित होने का इसका एक ही उद्देश्य है कि ये स्त्री पुंपूर्वता होता है। स्त्री पुंपूर्वता मतलब ये प्रोटोगाइनी होता है। प्रोटोगाइनी, और प्रोटोगाइनी का मतलब होता है मादा पुष्प का पहले विकसित होना। क्या होता है? मादा पुष्प का पहले विकसित होना। मादा पुष्प का पहले विकसित होना। अब ये पुष्प था बाजरे का, इसमें नर और मादा दोनों पुष्प आने थे, परंतु मादा पुष्प पहले मैच्योर हो जा रहा है, उस समय तक नर पुष्प मैच्योर नहीं हो पा रहा है उसी पौधे का। तो ये जो मादा पुष्प है किसी दूसरे पौधे के नर पुष्प की तलाश में रहेगा। जैसे ही इसको नर पुष्प मिलेगा ये आपस में पॉलिनेशन करेंगे, उस पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो बाजरे में पर परागण का कारण होता है स्त्री पुंपूर्वता दशा पाया जाना, मतलब नर भाग मादा भाग का पहले विकसित होना। ये तो बाजरे के केस में हमने देख लिया। बाजरे को हम गरीबों का भोजन कहते हैं। गरीबों का भोजन, गरीबों की रोटी की अगर हम बात करते हैं तो ज्वार, और गरीबों का भोजन की बात करते हैं तो बाजरा। ठीक है, इधर लिख लेना गरीबों की रोटी। और गरीबों का दोस्त की अगर बात करेंगे तो आलू, गरीबों का बादाम की बात करेंगे तो मूंगफली, गरीबों के घी की बात करेंगे तो तिल, गरीबों की रोटी क्या होता है? ज्वार। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बाजरा एक मोटा अनाज है। मोटा अनाज है जिसको 2018 में न्यूट्री सीरियल भी कहा गया, जिसको हम लोग पोषक अनाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक अनाज, जो आजकल के व्यंजन में बहुत ज्यादा लोग पॉपुलर इसको बना रहे हैं, क्योंकि कोरोना जैसे समय में इसी ने मृत्यु दर को कम किया। उसके बाद इसको बोलते हैं स्वयं सिंचित फसल, सेल्फ इरिगेटेड क्रॉप। इसको स्वयं सिंचित फसल बोलते हैं। क्यों स्वयं सिंचित फसल बोलते हैं इसमें? क्योंकि जो इसकी पत्तियां होती हैं, इसकी पत्तियों में मोटर सेल पाया जाता है।
बाजरे की पत्तियों में, बाजरे की पत्तियों में वुली फार्म कोशिका, वुली फार्म कोशिका, ब्रैकेट में इसको मोटर सेल बोलते हैं अंग्रेजी में, पाई जाती। ये इसका कार्य क्या होता है मोटर सेल का? तो मोस्टली कहा जाता है कि जो एक बीजपत्री पादप होते हैं उनके लीव्स में मोटर सेल पाई जाती है, वोलिफॉर्म कोशिका पाई जाती है। इनका कार्य ये होता है जैसे ही बाजरा सूखे की स्थिति में आने वाला होता है, लगता है कि उस फील्ड में पानी की कमी होने वाली है, तो ये कोशिकाएं बाजरे की पत्तियों को सिकोड़ देती, नीचे की ओर फोल्ड कर देंगी। जब पत्तियों को नीचे की ओर फोल्ड कर देंगी तो उनके जो स्टोमेटा होंगे वो ढक जाएंगे। जब स्टोमेटा ढक जाएंगे तो ये बाष्पोत्सर्जन कम करेंगी। जब बाष्पोत्सर्जन कम करेंगी तो उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम के मध्य उपस्थित जो जल होगा उसका नुकसान कम होगा। जब नुकसान कम होगा तो अंदर उपस्थित जल का ही उपयोग धीरे धीरे अपने जीवन यापन में करती रहेंगी। इसीलिए इसको सेल्फ इरिगेटेड क्रॉप कहा गया है। सेल्फ इरिगेटेड क्रॉप कहने का रीजन आप समझ गए कि बुली फार्म जो कोशिकाएं होती हैं इसको सूखे की स्थिति में बचाने के लिए इसकी पत्तियों को सिकोड़ लेती हैं, जो रंध्र ढक जाते हैं तो बाष्पोत्सर्जन कम करते हैं। जब बाष्पोत्सर्जन कम होगा तो अंदर का पानी जो है उपयोग होता रहेगा। तो ये इस प्रकार से आपका 4-5 पॉइंट हमने आपको बता दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बाजरे की फसल से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, कुछ इसके जलवायु दशाओं पर चर्चा कर लेते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं बाजरे के लिए, जलवायु दशाएं। तो इसको जलवायु कैसी चाहिए, कौन सी जलवायु में, क्या इसको हिमाचल में उगा सकते हैं, क्या शिमला में उगा सकते हैं? तो जलवायु इसको चाहिए गर्म व आर्द्र। बुवाई के समय इसको गर्म जलवायु चाहिए व कटाई के समय इसको ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, आर्द्र मौसम चाहिए। और इसके पूरे जीवन काल में अगर अच्छी फसल लेना है तो उस मौसम का, उस वातावरण का तापमान क्या होना चाहिए जहां पर हम बाजरा उगा रहे हैं, तो वहां का जो औसतन तापमान होना चाहिए वो 20 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस के मध्य अगर तापमान है तो ये अच्छा माना जाता है। कितना? 20 से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस तापमान, यानी कि सामान्य कमरे का तापमान। उसके बाद अगर हम बात करें मिट्टी कौन सी अच्छी होती है बाजरे के लिए, मिट्टी की अगर हम बात करेंगे तो मिट्टी बलुई व बलुई दोमट, बलुई व बलुई दोमट, सैंड व सैंडी, सैंडिलो, जो बलुई दोमट मिट्टी होती है ये सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है कृषि के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैक्रो और माइक्रो का जो रंध्रावकाश होता है, पोर स्पेस होते हैं, वो 50-50% होते हैं। तो मिट्टी यहाँ पर कौन सी अच्छी है? बलुई व बलुई दोमट। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी बीज दर क्या रखते हैं। सीड रेट की जब हम बात करेंगे, बीज दर, तो सामान्य परिस्थितियों में जब हम बीज दर उगाते हैं तो कितना रखते हैं? 4 से 5। सामान्य की बात आती है 4 से 5, कहीं कहीं पर आपको ये 3 से 4 केजी भी मिलेगा। अगर 3 से 4 मिलेगा तो ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा, ध्यान देना, दोनों में से एक ही मिलेगा। और चारे के लिए अगर हम देखें, चारा हेतु अगर हम बाजरे को चारे के पर्पज से उगा रहे हैं तो बीज दर कितना रखते हैं एक हेक्टेयर में? 12 से 15 केजी। और अगर इसकी रोपाई करनी हो, बाजरे की रोपाई करनी हो, ट्रांसप्लांटिंग करनी हो, तो 2 से 3 केजी, 2 से 3 केजी। अब जो रोपाई है, रोपाई विधि की खोज, बाजरे में सबसे पहले रोपाई विधि किसने खोजा? बाजरा तो डायरेक्ट बोया जा रहा था। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने कहा कि बाजरे की ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं, तो बाजरे में रोपाई विधि की जो खोज थी वो आर.सी. गौतम के द्वारा की गई। आर.सी. गौतम, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बाजरे में रोपाई विधि से बीज दर कितनी रखते हैं? 2 से 3 केजी।
अब जब रोपाई करते हैं तो नर्सरी डालते होंगे, नर्सरी में ही ये बीज दर रखते हैं। तो नर्सरी जब डालते हैं तो इसका क्षेत्रफल कितना रखते हैं, नर्सरी में क्षेत्रफल कितना रखते हैं, तो 500 से लेकर के 600 वर्ग मीटर, 500 से लेकर के 600 वर्ग मीटर क्षेत्र पर नर्सरी डालते हैं, जो 10,000 वर्ग मीटर की रोपाई करने के लिए सक्षम होता है, उपयुक्त होता है। मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्र की इससे हम क्या कर सकते हैं, रोपाई कर सकते हैं। ये एरिया डालेंगे, इससे 1 हेक्टेयर क्षेत्र में हम लोग रोपाई करते रहेंगे। ये हो गया बाजरे की थोड़ा सा बीज दर, सामान्य सा विवरण बीज दर के बारे में। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे इसके बुवाई का समय, अंतरण, फिर इसके रोग पर चर्चा करेंगे, कटाई वगैरह पे चर्चा करेंगे। अब हम लोग लिखते हैं फसल अंतरण। फसल अंतरण कितना रखते हैं बाजरे में, तो फसल अंतरण रखा जाता है 30 से लेकर 45। ये क्या होता है, ये लाइन से लाइन की दूरी होती है, और 12 से लेकर के 15 ये पौधे से पौधे की दूरी होती है। ये पौधे से पौधे की दूरी मतलब एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी 30 से लेकर के 45 सेंटीमीटर, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी 12 से लेकर के 15 सेंटीमीटर रखते हैं। बुवाई का समय अगर हम बात करते हैं, खरीफ ऋतु की फसल है तो बुवाई का समय क्या होगा, जून जुलाई होगा। बुवाई का समय क्या होगा, जून जुलाई। तो इसके बुवाई पर हम लोग चर्चा कर लिए, जून जुलाई इसके बुवाई का समय होता है। अब जितने भी अनाज वाली फसलें हैं, सबसे ज्यादा हमने देखा कि खनिज लवण और वसा इसमें पाया जाता है, परंतु अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें होता है, तो आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना कि सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें होता है। अब हम लोग लिखते हैं बाजरे की वृद्धि अवस्थाएं, बाजरे की वृद्धि अवस्थाएं, ग्रोथ स्टेजेस ऑफ पर्ल मिलेट। पर्ल मिलेट की ग्रोथ स्टेजेस कौन कौन सी हैं, ये जब पेपर का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा डीप जाएगा तब यहां से क्वेश्चन आएगा। नॉर्मल अगर पेपर बनेगा तो यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, मान लो एग्जामिनर का मन कर गया कि बच्चों से हम बहुत ज्यादा डीप पूछ लें तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहला हम बिंदु लेते हैं कि जब कभी भी हम किसी भी फसल को बोते हैं तो उसमें अंकुरण होता है। तो सीडलिंग से लेकर के पेनिकल, अब पेनिकल स्टेज क्या होती है, पेनिकल होती है पुष्प निकलने से पहले की अवस्था, जिसको हम पेनिकल स्टेज बोलते हैं। तो सीडलिंग से लेकर के पेनिकल स्टेज तक ये घटना बुवाई के लगभग लगभग 35 से 45 दिन बाद हो जाती है, डेज आफ्टर सोइंग। ये DAS का मतलब हम आपको बता चुके हैं गेहूं में सिंचाई की अवस्थाएं जब बता रहे थे। जब हम किसी फसल को बोएंगे उसके 35 से लेके 45 दिन तक वो फसल जो होगी वो पेनिकल इमर्ज कर देगी, तो इसको बोलते हैं स्टेज फर्स्ट। इसको स्टेज फर्स्ट की श्रेणी में हम लोग रखते हैं। दूसरी बात जब हम लोग करते हैं कि ये पेनिकल स्टेज पेनिकल स्टेज आने के बाद पौधा फ्लावरिंग स्टेज में आता है, पुष्प निकालता है, जिसको हम फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं। ये होती है स्टेज सेकेंड, या इसको बोलते हैं ग्रोथ स्टेज सेकेंड, GS सेकेंड बोलते हैं। ये घटना कब होती है, तो ये घटना होती है ग्रोथ स्टेज फर्स्ट के 30 से 40 दिन बाद। ये घटना होती है ग्रोथ स्टेज जब पहली आ जाती है, उसके 30 से 40 दिन और आगे बीतने पर
ये ग्रोथ स्टेज सेकेंड इसका दिखाई पड़ता है हम लोगों को। तीसरा हम लोग देखते हैं, अगर बाजरा फ्लोरिंग स्टेज पर आ गया है, उसके पुष्पावस्था निकल आई है, तो फ्लोरिंग से ये पकेगा, पकने के बाद इसकी मैच्योरिटी आएगी। तो फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ स्टेज सेकेंड, सॉरी थर्ड, ग्रोथ स्टेज थर्ड। ये ग्रोथ स्टेज थर्ड की श्रेणी में आएगा। ये कब होता है? तो जो ग्रोथ स्टेज सेकेंड होता है, ग्रोथ स्टेज सेकेंड के 35 से 40 दिन बाद ये स्टेज आती है। पेपर में आपसे कैसे पूछेगा कि पेनिकल स्टेज से लेकर के फ्लावरिंग स्टेज तक बाजरा वृद्धि कर रहा है, तो ये उसकी कौन सी ग्रोथ स्टेज होगी? तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में आपको आंसर करना है। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि वृद्धि जो ग्रोथ स्टेजेस होती हैं पर्ल मिलेट की 3 होती हैं। तो बाजरे को जो देखोगे आप, जो अदर कहीं भी देखोगे, न्यूज़पेपर में देखोगे या कोई सामान्य सी जब वार्तालाप होगी, तो बाजरे को मिलेट बोल देते हैं, परंतु अपने को पर्ल मिलेट बोलना है। ठीक है, जैसे हमने बताया था ना अभी कि मांस वाली कहानी, जैसे मटन, होटल पे सामान्य भाषा में मटन किसको बोलते हैं? बकरे के मांस को, जबकि रियलिटी क्या होती है? मटन होता है भेड़ का मांस। ऐसे ही यहाँ पे होता है मिलेट। हम ओवरऑल जितने मोटे अनाज होंगे सबको मिला के मिलेट बोलेंगे, स्पेशली बाजरे की बात आएगी तो पर्ल मिलेट बोलेंगे। तो आज अपने यहीं तक समाप्त करते हैं। कल अपने पढ़ेंगे बाजरे में लगने वाले रोग, बाजरे से प्राप्त होने वाली उपज, उस उपज का कैसे हम रखरखाव करेंगे, उसमें कौन सी इम्प्रूव्ड वैरायटी उगाएं ताकि हमें अच्छा प्रोडक्शन मिले, साथ ही साथ हार्वेस्टिंग की एक टेक्निक हम जिसको प्रयोग करेंगे, और जो भी मिलेट होंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है।